हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बिल्कुल ठीक है। और मेरा नाम है यश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग आज जिस चैप्टर को शुरुआत किए थे उसको कंटिन्यू करेंगे आज। तो चैप्टर का नाम था रीडिंग नंबर 24, इक्विटी वैल्यूएशन एप्लीकेशंस एंड प्रोसेसेस। तो इस चैप्टर के साथ अपने लास्ट वीडियो में शुरुआत कर दिए थे। तो मैंने बोला था कि इट्स गोइंग टू बी अ 4 वीडियो सीरीज, ठीक है। एंड आई लेड डाउन द प्लान फॉर द चैप्टर एज वेल। सो क्या था प्लान हमारा चैप्टर का? हमारा प्लान था कि सबसे पहले अपने एलओएस ए एंड बी को ख़त्म करेंगे, जिसको अपने लास्ट वीडियो में ख़त्म कर चुके हैं। उसके बाद आज अपने एलओएस सी एंड डी ख़त्म करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने एलओएस ई कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इट्स अ फेयरली लार्ज एलओएस कंपेयर टू द अदर एलओएसेस इन दिस चैप्टर, ठीक है। और उसके बाद अपने एलओएस एफ, जी और एच कंप्लीट करने वाले हैं, जिससे कि ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और अपने फिर कुछ आइटम सेट्स को सॉल्व करेंगे, जिससे अंडरस्टैंडिंग जो है वो पूरी कॉम्पैक्ट हो जाएगी, ठीक है। नाउ एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपने क्या पढ़े थे पहले, ठीक है। अपने जो लास्ट वीडियो में किए थे एलओएस ए एंड बी के अंदर, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि सब चीज़ एक बार याद आ जाएगा आगे बढ़ने से पहले। नाउ अपने क्या पढ़े हैं एलओएस ए में? सबसे पहले तो अपने देखे कि वैल्यूएशन क्या होता है। तो बेसिकली वैल्यूएशन क्या होता है? किसी भी एसेट का वैल्यू डिटरमाइन करने को अपने वैल्यूएशन बोलते हैं, ठीक है। तो वो कोई भी एसेट हो सकता है, वो इक्विटी सिक्योरिटी हो सकता है, वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी हो सकता है, वो डेरिवेटिव सिक्योरिटी हो सकता है, वो रियल एस्टेट हो सकता है। कोई भी चीज़ है, उसका जो ट्रू फंडामेंटल वैल्यू डिटरमाइन करने का जो प्रोसेस होता है, उसको अपने वैल्यूएशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो प्रोसेस को, वो मेथडोलॉजी को अपने वैल्यूएशन बोलते हैं। उसके बाद अपने आए थे कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू के अंदर। सो व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू? इंट्रिंसिक वैल्यू का डेफिनेशन अपने ऐसे दिए थे कि इफ a person has a hypothetically complete understanding of the investment characteristics of a particular security, then the value that will be derived is known as the intrinsic value. ओके, सो हाइपोथेटिकली कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। तो फिर अपने इस वर्ड को कॉन्ट्रोडिक्ट किए थे। फिर अपने बोले थे कि भाई किसको वर्ल्ड में भगवान के सिवाय, ठीक है, किसी भी सिक्योरिटी का इन्वेस्टमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का पूरा ज्ञान होता है? किसी को भी नहीं होता है। सो नोबडी हैज़ द फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्टॉक, नोबडी हैज़ अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ बॉन्ड, ठीक है। सो नोबडी हैज़ अ फुल 100% अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी। इट कैन नॉट हैपन, ठीक है ना। तो ये अपने बोले थे कि एक एनालिस्ट को क्या करना चाहिए? ही शुड ट्राई टू कम क्लोजर टू द इंट्रिंसिक वैल्यू, ही शुड ट्राई टू कम क्लोजर टू द इंट्रिंसिक वैल्यू एज क्लोज एज पॉसिबल, ठीक है। यू डू नॉट हैव टू बी 100% करेक्ट, बट यू हैव टू बी एटलीस्ट 60, 70, 80% करेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद अपने बोले थे कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ परसीव्ड मिसप्राइसिंग। तो उसमें सबसे पहले तो परसीव्ड मिसप्राइसिंग का मतलब क्या था? परसीव्ड मिसप्राइसिंग का मतलब था कि सपोज एक स्टॉक का प्राइस अभी 400 चल रहा है और मैं सोचता हूँ कि फ्यूचर में ये प्राइस जो है मेरे एनालिसिस के हिसाब से 550 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 150 है मेरा परसीव्ड मिस प्राइसिंग है, क्योंकि मैंने इसको परसीव किया है। द मिस प्राइसिंग विच इज परसीव्ड बाय द एनालिस्ट इज नोन एज द परसीव्ड मिस प्राइसिंग। अब इसका दो सोर्सेज में, दो पार्ट्स में अपने बांट दिए थे ये 150 को। 150 का पहला वाला पार्ट था कि मैंने, आपको याद है जो एग्जाम्पल मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था, उसमें मैंने दे दिया था कि जो एक्चुअल, जो ट्रू इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो सिर्फ भगवान को पता है, तो मैंने वो लिख दिया था 500। तो इसका मतलब 500 माइनस 400 दैट इज इक्वल टू 100 मेरा एक्चुअल मिस प्राइसिंग था। और उसके बाद जो 50 था वो मेरा क्या था? वो मेरा वैल्यूएशन एरर था। तो वैल्यूएशन एरर का मतलब मैंने क्या बोला था कि वैल्यूएशन करते समय मेरे पास, क्योंकि 100% अंडरस्टैंडिंग नहीं है एक स्टॉक के बारे में, तो मेरे से गलती हो सकता है। तो वो जो गलती है दैट इज कॉल्ड वैल्यूएशन एरर। तो मैंने ये एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ परसीव्ड मिस प्राइसिंग भी ठीक से एक बार रिकैप करवा दिया है, ठीक है। तो एलओएस ए हो गया था। उसके बाद हम लोग ने ये भी डिस्कस किया था कि अगर अपने ये चाहते हैं, ठीक है ना, अपने एक स्टॉक को वैल्यू करते हैं, लेकिन मार्केट में अपने देखते हैं कि मार्केट में जो जनरल पार्टिसिपेंट्स हैं इन द मार्केट, जो पूरा का पूरा मार्केट प्लेस है, वो उस स्टॉक को सपोज ओवर वैल्यू करके रखा है। वो स्टॉक को ओवर वैल्यू करके रखा है। वो स्टॉक जितना डिजर्व करता ही नहीं हो उतना रिस्पेक्ट उसको मार्केट में मिल गया है। तो फिर आप क्या सोचते हैं कि कोई ना कोई कॉर्पोरेट इवेंट होगा या फिर कोई ना कोई मार्केट इवेंट होगा दैट विल एक्चुअली एक्ट एज अ कैटलिस्ट एंड दैट विल पुल द मार्केट प्राइस डाउन टू द मच रैशनल लेवल, ठीक है ना। तो फिर अपने वो एग्जाम्पल 1 भी किए थे, जिसमें अपने को इंटेल कॉर्पोरेशन का केस स्टडी दिया था कि इंटेल का जो प्री अनाउंसमेंट प्राइस था वो $61.5 पे ट्रेड हो रहा था। और जैसे ही उसका रेवेन्यू प्रोजेक्शंस आया, जैसे ही उसका रेवेन्यू का रिजल्ट्स आया, जो कि प्रोजेक्शन से 3 to 7% नीचे था, तो क्या हुआ? स्टॉक प्राइस स्लिप करके $43.31 पे चला गया था, ठीक है। तो $43.31 पे जाने के बाद जो कॉर्नेल नाम का आदमी था जो उसका वैल्यूएशन कर रहा था इंटेल का, तो वो क्या किया था? ग्रोथ को रिवर्स इंजीनियरिंग करके निकाला था। तो ग्रोथ कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग किया था? वो सबसे पहले तो P0 इज इक्वल टू D1/RE - G किया, ठीक है। तो उसको प्राइस पता है 61.5, उसको D1 पता है, उसको RE पता है, ठीक है ना। तो वो G को निकाल दिया। तो फिर उसको पता चल गया कि मार्केट इसको कितना ग्रोथ दे रहा है, ठीक है ना। मार्केट के हिसाब से इसका ग्रोथ रेट कितना होना चाहिए। तो मार्केट का कंसेंसस पता चल गया।
तो अब इसको तुम यूज कैसे कर सकता है, तो अपना जो ग्रोथ रेट तुमने एस्टिमेट किया उसको मार्केट के साथ कंपेयर कर सकता है और फिर जान सकता है कि भाई मार्केट ने इसको ओवर वैल्यू करके रखा है कि अंडर वैल्यू करके रखा है। तो वहां पर जो एग्जांपल था इंटेल वाला, उस पर अपने ये देखे थे कि मार्केट उस स्टॉक को ओवर वैल्यू करके रखा था, ठीक है। और वो जो मार्केट इवेंट, जो कॉर्पोरेट इवेंट हुआ था जिसमें उसका रेवेन्यू प्रोजेक्शन, जो उसका रेवेन्यू का रिजल्ट आया था वो प्रोजेक्शन से कम आया था, तो उसके वजह से क्या हुआ कि मार्केट को अवेकन किया वो इवेंट, वो इवेंट जो था वो मार्केट को जगा दिया और फिर मार्केट समझा कि हाँ हमने इसको ओवर वैल्यू करके रखा है और फिर उसको वापस से उसके रैशनल लेवल पे लाकर खड़ा कर दिया। तो ये अपने पढ़े थे उस एग्जाम्पल के अंदर। तो ये अपने एलओएस से पूरे अच्छी तरीके से रिकैप कर लिए। उसके बाद अपने एलओएस बी में गए थे। तो एलओएस बी में अपना दो पार्ट था। सबसे पहले था गोइंग कंसर्न वैल्यू, दूसरा था लिक्विडेशन वैल्यू। गोइंग कंसर्न वैल्यू का मतलब क्या होता है? गोइंग कंसर्न वैल्यू का मतलब होता है कि अगर वो वैल्यू जो अपने निकाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द गोइंग कंसर्न असम्पशन। सो व्हाट वाज गोइंग कंसर्न असम्पशन? गोइंग कंसर्न असम्पशन का मतलब था कि द कंपनी विल कंटिन्यू ऑपरेशंस फॉर द फॉरसेबल फ्यूचर। तो ये था गोइंग कंसर्न असम्पशन। तो हर वैल्यूएशन मॉडल जो अपने यूज कर रहे हैं, whether it be dividend discount model, whether it be FCFE, whether it be residual income model, तो कोई भी मॉडल जो अपने यूज कर रहे हैं वो इसी बेसिस पे यूज कर रहे हैं कि द कंपनी इज गोइंग टू बी अ गोइंग कंसर्न। ओके, उसके बाद अपने लिक्विडेशन वैल्यू पे आते हैं। तो लिक्विडेशन वैल्यू, अच्छा गोइंग कंसर्न वैल्यू पे अपने एक और चीज बोले थे कि इट डिपेंड्स अपॉन द मैनेजरियल स्किल्स एंड टैलेंट एंड हाउ द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी परफॉर्म्स एंड मैनेजेस द रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। तो उसी पे डिपेंड करेगा कि एक कंपनी गोइंग कंसर्न रहेगा कि नहीं। उसके बाद अपने लिक्विडेशन वैल्यू पे आए थे। तो लिक्विडेशन वैल्यू पे अपने ये बोले थे कि अगर तुम एक एक करके सारे एसेट्स को बेच दे रहे हैं, ठीक है ना, इन आइसोलेशन सेपरेटली हर एक एसेट को बेच देता है तुम कंपनी का, तो उससे और फिर लाइबिलिटीज को सेटल करने के बाद नेट में जो तुम्हारा वैल्यू आता है उसको अपने बोलते हैं लिक्विडेशन वैल्यू। तो लिक्विडेशन वैल्यू तो ज्यादातर यूज का होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ज्यादातर यूज का तो गोइंग कंसर्न वैल्यू ही होता है। तो गोइंग कंसर्न वैल्यू अपना फोकस था, लिक्विडेशन वैल्यू सेकेंडरी था। तो दोनों का डेफिनेशन जानना था, जो कि बहुत ही ईजी और छोटा सा एलओएस था। अब अपने क्या करते हैं, अब अपने सीधा एलओएस सी के अंदर चलते हैं। तो देखिए एलओएस सी के लिए मैंने क्या, सबसे पहले एलओएस का लैंग्वेज देख लेते हैं। Describe definitions of value and justify which definition of value is most relevant to the public company valuation, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये नोट्स जो मैंने प्रिपेयर किया है उसमें मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। देखिए तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर वैल्यू का 3 डेफिनेशन है, ठीक है। डिस्क्राइब डेफिनेशन ऑफ वैल्यू, ये बेसिकली अपने से वैल्यू का डेफिनेशन पूछ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने 3 टाइप के वैल्यू के बारे में बात की है। सबसे पहले तो इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में बात किया है, दूसरा फेयर मार्केट वैल्यू के बारे में बात किया है, तीसरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू की बात की है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में तो बात करना हम लोग के लिए कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हम लोग ने तो इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, ठीक है, उसका डेफिनेशन क्या है, उन सब चीज के बारे में अपने जान लिए। बस एक चीज यहाँ पर जान लो कि पब्लिक कंपनी वैल्यूएशन में सबसे ज्यादा काम क्या आता है, इंट्रिंसिक वैल्यू काम आता है। पब्लिक कंपनी के वैल्यूएशन में सबसे ज्यादा काम इंट्रिंसिक वैल्यू आता है, क्योंकि पब्लिक कंपनी में वो डेटा तुम्हारे पास अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि पब्लिक कंपनी का तो कुछ ट्रैक रिकॉर्ड भी होगा डिविडेंड्स देने का, तुम इजीली कैश फ्लोस को टान सकता है, ठीक है। प्लस एक पब्लिक कंपनी में तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, ठीक है। तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन ज्यादा, यू हैव द फाइनेंशियल्स, यू हैव द you have the annual reports of the company, you can talk to the management of the company, ठीक है। plus it has a track record of dividends also, so you can pull the cash flows, you can arrive at an estimate, okay। but in private company क्या होता है, क्योंकि तो प्राइवेट कंपनी में तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है ना डिविडेंड देने का, तो फिर तुम कहाँ से आएगा, तुम कैसे दूसरे वो इंट्रिंसिक वैल्यू को लगा के तुम कैसे प्राइवेट कंपनी का वैल्यूएशन करेगा, उसको अलग तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। और प्राइवेट कंपनी वैल्यूएशन के ऊपर तो अपना एक चैप्टर भी है, ठीक है, ओके। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज मोस्ट रेलेवेंट फॉर द एनालिसिस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। वैसे तो इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी चीज का निकलता है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, ट्रू फंडामेंटल वैल्यू, तो वो किसी भी चीज के लिए निकलता है। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली क्योंकि इक्विटी वैल्यूएशन में अपने ऑन द होल इक्विटी वैल्यूएशन में किसका बात कर रहे हैं, अपने पब्लिक कंपनीज का ही बात कर रहे हैं जो किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, ठीक है। तो अपने लिस्टेड कंपनीज का बात करते हैं मेनली, क्योंकि सारे जितने भी मॉडल्स भी अपने पढ़ेंगे वो लिस्टेड कंपनीज के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है, प्राइवेट कंपनी के लिए अपना खुद का मॉडल्स है, ठीक है ना, ओके। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज मोस्ट एप्लीकेबल फॉर अ पब्लिक कंपनी। नाउ नेक्स्ट अपने चलते हैं फेयर मार्केट वैल्यू पे। तो फेयर मार्केट वैल्यू बेसिकली आपने एक अकाउंटिंग टर्म में पढ़ा है, ठीक है। तो इट्स बेसिकली एन अकाउंटिंग टर्म कि आजकल तो क्या हो रहा है कि जो IFRS है वो IFRS अपने को अलाउ करता है कि हम एक एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे भी दिखा सकते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू पे भी दिखा सकते हैं। तो बेसिकली अपने ये बोलते हैं, हमारा भाषा ये रहता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अगर अपने अपने एसेट्स को, ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू पे दिखाए तो बेसिकली अपने इकोनॉमिक रियलिटी दिखा रहे हैं, ठीक है ना। वी आर शोइंग द इकोनॉमिक रियलिटी, वी आर शोइंग not the accounting reality but the economic reality to the shareholders, okay, and it's a proper way of accounting also। तो basically fair market value is a taxation, ठीक है, टैक्सेशन में यूज होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में यूज होता है, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग में यूज होता है, रिवैल्यूएशन में यूज होता है, ये सब
का जो टर्म है दैट इज कॉल्ड फेयर मार्केट वैल्यू. ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू? इट इज द प्राइस एट विच अ हाइपोथेटिकल willing, informed and able seller would trade an asset to a willing, informed and able buyer. तो यहाँ पर 3 वर्ड है, एक तो willing, एक है informed और एक है able. तो willing का मतलब क्या होता है? willing का मतलब होता है कि भाई the seller is willing to sell the asset, the buyer is willing to buy the asset. ठीक है. उसके बाद इन्फॉर्म्ड का मतलब क्या होता है? देयर इज नो इन्फॉर्मेशन असिमेट्री, मतलब कि देयर इज नो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन विद ईदर पार्टी. और एबल का मतलब क्या होता है कि जो प्राइस तुमने सेट किया है उस पे बायर इज एबल टू बाय इट. उसके पास वो माइंडसेट है कि हाँ वो इसको खरीदना चाह रहा है उस प्राइस पे. यू आर नॉट ऑफरिंग मच अ हायर प्राइस और टू लोअर प्राइस. ठीक है ना. तो उसको अपने बोलते हैं फेयर मार्केट वैल्यू. तो फेयर मार्केट वैल्यू अपना बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस में यूज होता है. ठीक है ना. ओनरशिप ट्रांसफर में, प्राइवेट बिजनेस, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और रिवैल्यूएशन पर्पसेस पे. तो ये रहा आपका फेयर मार्केट वैल्यू. ओके, फिर इन्वेस्टमेंट वैल्यू. तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट वैल्यू बेसिकली आपके मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एरिया में यूज होता है. इन्वेस्टमेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? द वैल्यू टू अ पर्टिकुलर बायर इज नोन एज इन्वेस्टमेंट वैल्यू. अ वैल्यू टू द पर्टिकुलर बायर इज नोन एज इन्वेस्टमेंट वैल्यू. तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती क्या है? इसका मतलब होता है कि सपोज कंपनी ए को कंपनी बी को खरीदना है. ठीक है, कंपनी ए को कंपनी बी को खरीदना है. तो कंपनी ए कंपनी बी को खरीदने के लिए कितना पैसा देगा? कंपनी ए कंपनी बी को खरीदने के लिए कितना पैसा देगा? तो वो हम लोग उसको अपने बोलते हैं इन्वेस्टमेंट वैल्यू. ठीक है ना. उसको अपने क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट वैल्यू. तो वो क्यों पैसा देगा उसको खरीदने के लिए? मे बी कंपनी बी को खरीदने से कंपनी ए का कुछ फायदा हो रहा है. ठीक है, कंपनी ए को कुछ सिनर्जीज रियलाइज हो रहा है. सिनर्जीज का मतलब हो रहा है कुछ इनेट फायदा हो गया उसको. ठीक है, या फिर कंपनी बी हो सकता है कंपनी ए को कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा हो. ठीक है, उसके रिलेटेड बिजनेस में हो. और कभी कभी जो एक्विजिशंस होता है वो अनरिलेटेड बिजनेसेस का भी हो जाता है. ठीक है ना. अनरिलेटेड बिजनेसेस का इन द सेंस क्या होता है कि एक कंपनी को क्या करना है? बस अपने आप को बड़ा दिखाना है. ठीक है, एक कंपनी को अपने आप को बड़ा दिखाना है जिससे मैनेजमेंट और सैलरी ले सके और पर्क्स ले सके. तो एक कंपनी को बस अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए वो अनरिलेटेड बिजनेसेस का ऐसे ही एक्विजिशंस करता रहता है. ठीक है, इसलिए मोस्ट ऑफ द एक्विजिशंस आर नॉट इवन फेवर्ड बाय द मार्केट इन अ गुड डायरेक्शन. क्योंकि एक तो वो अनरिलेटेड बिजनेस का होता है और दूसरे जो मार्केट है उसको यही लगता है कि ये जो एक्विजिशन किया गया है वो सिर्फ कंपनी का साइज बढ़ाने के लिए किया गया है. ठीक है. ओके, तो ये रहा इन्वेस्टमेंट वैल्यू. तो ये तीनों वैल्यू के बारे में आपने पढ़ लिए. इंट्रिंसिक वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट वैल्यू. उसके बाद देखो बेसिकली डिपेंड करता है तुम कौन सा वैल्यू यूज करेगा. तो कौन सा वैल्यू तुम यूज करेगा दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन तुम्हारा पर्पस क्या है. ठीक है, व्हाट इज योर पर्पस. ठीक है, व्हाट इज द पर्पस. तो अगर तुमको वैल्यूएशन करना है तो तुम बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू पता लगाओ. ठीक है, अगर तुमको मर्जर्स एंड एक्विजिशंस वाले एरिया में जाना है तो तुम इन्वेस्टमेंट वैल्यू पता लगाओ. ठीक है, तो वो तुम्हारे पर्पस पे डिपेंड करता है तुमको क्या करना है. ओके, एंड एक क्वेश्चन भी पूछा गया है यहाँ पे, जैसे कैन द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर बी इक्वल टू इट्स फेयर मार्केट वैल्यू. कैन द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर, ठीक है, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है वो क्या उसके फेयर मार्केट वैल्यू से इक्वल हो सकता है. तो फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब तो एकदम प्योर प्राइस हो गया. एक शेयर का प्योरेस्ट अगर अपने प्राइस बोले तो दैट इज द फेयर मार्केट वैल्यू, जिसमें एक सेलर इज विलिंग, एबल एंड इन्फॉर्म्ड एंड इज एबल टू सेल, एंड बायर भी सेल करना बायर बाई करना चाह रहा है, सेलर सेल करना चाह रहा है. ठीक है, तो वो फेयर मार्केट वैल्यू हो गया स्टॉक का. तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मार्केट प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू पे कन्वर्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है. लॉन्ग रन में बिल्कुल कर सकता है अगर जो मैनेजमेंट है दैट इज एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. तो अगर मैनेजमेंट is acting in the interest of the shareholders of the company, then of course it can converge into the fair market value in the long run. ठीक है ना. क्योंकि अगर सपोज मैनेजमेंट जो है वो शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करता है, एक्सप्लॉइट नहीं करता है, माइनॉरिटी को एक्सप्लॉइट नहीं करता है, ऑपरेशंस में और अच्छाई लेके आता है और प्लस एक्सपैंड इनटू द राइट एरियाज, इट परफॉर्म्स वेरी गुड, इट हैज गुड अर्निंग्स, गुड मार्जिन्स. ठीक है ना. सो इट कैन एक्चुअली द प्राइस कैन कन्वर्ज इन द लॉन्ग टर्म इनटू द फेयर मार्केट वैल्यू. तो ये हुआ हम लोग का LOSC. सो आई होप गाइज आपको LOSC तो समझ में आ गया होगा एकदम अच्छी से. ठीक है, तो LOSC में एक बार फिर से रिकैप करवा लेता हूँ. 3 टाइप का वैल्यू के बारे में पढ़े, इंट्रिंसिक वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू और इन्वेस्टमेंट वैल्यू. और उसके बाद अपने एक क्वेश्चन पूछे कि क्या जो मार्केट प्राइस है वो फेयर मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट हो सकता है. जी हाँ, हो सकता है. कब होगा? तब होगा जब पूरे मार्केट को ये कॉन्फिडेंस है कि कंपनी जो है इज एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स. और फिर अपने पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने कौन सा वैल्यू निकालेंगे. अगर वैल्यूएशन पर्पसेस के लिए जाना है तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो, अगर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस वाले एरिया में जाना है तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकालो. ठीक है ना. सो दैट शुड बी डिपेंडेंट ऑन अवर पर्पस. तो अब अपने चलते हैं LOSD के अंदर, जो आज का लास्ट पार्ट होगा. ये देखिए LOSD. तो बेसिकली LOSD में क्या है, एक बार LOS का लैंग्वेज पढ़ते हैं. ये देखिए, डिस्क्राइब एप्लीकेशंस ऑफ इक्विटी वैल्यूएशन. तो बेसिकली यहाँ पर ये बोला है ऑथर ने कि इक्विटी वैल्यूएशन जो है ना दैट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, कि आपने वैल्यूएशन कर दिया तो बस आपका काम खत्म. तो इट्स नॉट एन एंड,
बट इट ओपन्स द डोर फॉर मेनी अदर थिंग्स, ठीक है ना। तो उसका बहुत सारा एप्लीकेशन होता है, तो एक एक करके अपने क्या करते हैं, तो बेसिकली ये बहुत ही थ्योरेटिकली डिजाइंड एलओएस है, ठीक है ना। तो बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं और वो सारे पॉइंट्स जो है ना बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट्स है, वो सारे पॉइंट्स अपने आप को पहले से आते हैं, ठीक है। तो एक बार उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, जिससे हम लोग को और कॉम्पैक्टली पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ सो द फर्स्ट इज स्टॉक सिलेक्शन। तो स्टॉक सिलेक्शन तो अपने जानते ही हैं कि अगर P0 लेस देन IV0 तो क्या करना है, P0 ग्रेटर देन IV0 तो क्या करना है, तो P0 लेस देन IV0 दैट मींस अंडर वैल्यूड, P0 ग्रेटर देन IV0 दैट मींस ओवर वैल्यूड। तो स्टॉक का सिलेक्शन अपने वैल्यूएशन के बेसिस के ऊपर करते हैं। पहले कंपनी का वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको प्राइस से कंपेयर करते हैं और फिर ही ना देखते हैं कि अपने को बाई करना चाहिए कि सेल करना चाहिए, ठीक है ना। वी शुड गो लॉन्ग और वी शुड गो शॉर्ट, ठीक है ना। तो तभी अपने वो डिसीजन लेते हैं उसके बारे में। उसके बाद स्टॉक सिलेक्शन है, तो स्टॉक सिलेक्शन तो बहुत ईजी पॉइंट था। उसके बाद है इन्फरेंस और एक्सट्रैक्टिव मार्केट पोजीशंस। तो गाइज पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक एग्जांपल किया था, एग्जांपल 1। तो एग्जांपल 1 में जो अभी मैंने डिस्कस भी किया, तो उससे वो क्या कर रहा था, कॉर्नल क्या कर रहा था, कॉर्नल बेसिकली कंपनी का जो प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस है, ठीक है, उसको बैठा के P0 को बैठा के D1 को बैठा के RE को बैठा के G को मैन्युफैक्चर कर रहा था ना। तो दैट प्रोसेस वाज व्हाट, दैट प्रोसेस वाज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। तो बेसिकली वैल्यूएशन के पर्पस से अपने रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं, अपने ग्रोथ रेट को रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं, फिर अपने जो अपना एस्टिमेट है और मार्केट के एस्टिमेट को, उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अपने पोजीशंस ले सकते हैं, या फिर जो मार्केट का जो कंसेंसस एस्टिमेट है उसको अपने कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं, बेंचमार्क बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये उसका हो गया कंसेंसस एस्टिमेट ऑफ द ग्रोथ रेट। रेफर एग्जांपल 1। तो एग्जांपल 1 को आप एक बार रेफर कर सकते हैं जब आप इस पॉइंट को पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो P0 इज इक्वल टू D1 by RE minus G. Find out G if all other parameters are given. Okay. So analyst can compare his own forecast of G with the market's estimate of G. Estimate may be served as a benchmark for comparison. Now, evaluating corporate events such as merger acquisitions, ठीक है ना, कि मर्जर एक सही वैल्यू पर हुआ कि नहीं, ठीक है ना। मर्जर बहुत ही हाई प्राइस तो पे नहीं कर दिया कंपनी ए, सपोज कंपनी बी के लिए बहुत ज़्यादा ही पे नहीं कर दिया हो, जितना कंपनी बी कमांड करता है उससे बहुत ज़्यादा हाई पे कर दिया, ठीक है ना। तो वो सब भी अपने पता लगा सकते हैं। उसके बाद रेंडरिंग फेयरनेस ओपिनियन। तो बेसिकली फेयरनेस का ओपिनियन क्या होता है, फेयरनेस ओपिनियन का मतलब होता है हैव द माइनॉरिटी बीन ट्रीटेड जस्टिफाइबली, ठीक है, क्या माइनॉरिटी के साथ जस्टिस हुआ है। इसका मतलब कि अगर कोई मर्जर या फिर एक्विजिशन का इवेंट होता है तो वो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है ना, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, क्या उनके साथ जस्टिफाइबली तुमने ट्रीट किया है कि नहीं, ठीक है, उनको फेयर प्राइस दिया है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं fairness opinion, and whether the terms of merger and acquisitions are fair for the minority or not. Okay, so that is called fairness opinion. फिर उसके बाद evaluating business model। तो अगर business model strong है, कंपनी का prospect strong है, ठीक है ना, तो उस चीज़ को तुम दिमाग में रख के तुम वैल्यूएशन अगर करेगा, so you can arrive at a higher value because you can lower the required rate of return. Okay, you can come at a higher value. Okay, now and then you can also think that the company is stable for the long run. Okay, you can make an investment decision upon that. उसके बाद communicating with the analysts and shareholders। तो बेसिकली क्या है कि एनालिस्ट कम्युनिटी जो है ना, उसमें वैल्यूएशंस के टर्म्स में बोलना एक लैंग्वेज हो गया है। सो द फुल एनालिस्ट कम्युनिटी बेसिकली स्पीक्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, इट डज नॉट स्पीक इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ और क्या बोलते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, ठीक है। सो द होल लैंग्वेज इज इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ प्राइवेट बिजनेसेस। तो बेसिकली मैंने बोला भी था आपको अभी कि प्राइवेट कंपनी वैल्यूएशन बोल के हमारा एक चैप्टर भी है इक्विटी वाली ही पोर्शन पे, ठीक है। तो वो जब हम उसको करेंगे तो उसको डिटेल में करेंगे। ओके, नाउ देन शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन। तो शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन जो टॉपिक है पूरा, वो आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस में फर्स्ट चैप्टर में है। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन बोल के एक टॉपिक है, उसके अंदर आपका शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन है। ओके, सो शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन में भी ये काम आता है वैल्यूएशन कंपनी का। उसके बाद एप्लीकेशंस इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे इसका क्या एप्लीकेशन है, देखिए जब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अपने लेवल 1 में पढ़ा करते थे तो उसमें अपने पढ़ा करते थे कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में 3 पार्ट होता है, ठीक है, 3 स्टेप्स। वो जो आईपीएस वाला चैप्टर था, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट, जब अपने उसको बनाते हैं तो उसमें 3 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। एक है सबसे पहले प्लानिंग, दूसरा है एग्जीक्यूशन, तीसरा है फीडबैक। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, फीडबैक। तो अब देखते हैं कि प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और फीडबैक स्टेज में तीनों में इक्विटी वैल्यूएशन का क्या रोल है, ठीक है। तो सबसे पहले है प्लानिंग स्टेज। तो प्लानिंग स्टेज में क्या वैल्यूएशन का रोल है, सबसे पहले बोला है आर्टिकुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। तो आर्टिकुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी का मतलब क्या हुआ, वेदर यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर इक्विटी, तो आप उसको वैल्यूएशन के टर्म्स में देखते हैं कि भाई कैसा वैल्यूएशन है इसका, कहाँ तक वैल्यूएशन जा सकता है, मेरा टाइम होराइजन में जाएगा कि नहीं, ठीक है ना। तो उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि वेदर यू हैव टू इन्वेस्ट इन एन इंडेक्स, तो बेसिकली निफ्टी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना, इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे, इंडेक्स का सिक्योरिटीज बाय करेंगे कि नहीं, वो भी आपके वैल्यूएशंस पे डिपेंडेंट है। और उसके बाद आप
कोई बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज खरीदना चाहते हैं तो वो भी वैल्यूएशन पे डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स, तो बेसिकली आपको RRTT के बारे में तो पता ही होगा, रिस्क रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स हो गया। उसके बाद कंस्ट्रेंट्स में आपका टाइम का कंस्ट्रेंट हो गया, टैक्सेशन का कंस्ट्रेंट हो गया, लिक्विडिटी का कंस्ट्रेंट हो गया, ठीक है, और यूनिक कंस्ट्रेंट्स हो गया। तो वो सब भी आपका थोड़ा थोड़ा वैल्यूएशन पे डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टेज, तो एग्जीक्यूशन स्टेज में बेसिकली होता क्या है कि अपने उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना, अपने एसेट एलोकेशन करते हैं। तो स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने में भी वैल्यूएशन काम आता है। कैसे काम आता है कि अपने क्या कर सकते हैं, वैल्यूएशन के बेसिस के ऊपर अपने ये देख सकते हैं कि कौन से इन्वेस्टमेंट को करना है और कौन से इन्वेस्टमेंट को छोड़ना है, विच इज टू बी अवॉइडेड एंड विच इज टू बी डन। तो वो वैल्यूएशन के प्रोसेस के ऊपर डिटरमाइंड होता है कि भाई एनालिस्ट आपको वैल्यूएशन करके देगा और उसी के हिसाब से पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वो पोजीशंस लेंगे क्लाइंट्स के लिए, ओके। एंड देन फीडबैक स्टेज में, तो फीडबैक स्टेज में क्या होता है, रीबैलेंसिंग होता है, पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग करते हैं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हैं। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए बेसिकली जब अपने सपोज एक शेयर का दाम 400 है, ठीक है, अपने सोचते हैं कि 500 तक चले जाएगा, तो क्या वो एक्चुअली वहां तक गया? मेरे टाइम होराइजन के अंदर 2 साल के अंदर अंदर क्या वो 500 तक गया? ये अपने को फाइंड आउट करना है ना, तो अपने को देखना होगा। तो एट द एंड ऑफ 2 इयर्स जब अपने परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर रहे हैं तब उसमें ये काम आएगा वैल्यूएशन वाला टेक्निक, ठीक है ना। तो इसी के लिए अपने बोलते हैं कि इसका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे एप्लीकेशंस बहुत होता है, ठीक है ना। ओके, सो दिस वाज LOSD इन फुल, ओके। तो LOSD में अपने कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़े, जैसे स्टॉक सिलेक्शन, रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है ना, और कॉर्पोरेट इवेंट्स, फेयरनेस ओपिनियन, बिजनेस मॉडल्स, कम्युनिकेटिंग विद एनालिस्ट एंड शेयर होल्डर्स, वैल्यूएशन ऑफ प्राइवेट बिजनेसेस, शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे वैल्यूएशन का एप्लीकेशंस पढ़े। तो बेसिकली वैल्यूएशन इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, बट इट इज ओपनिंग द डोर्स टू मेनी अदर थिंग्स, ठीक है। तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकता है वैल्यूएशन के साथ। सो दिस वॉज LOS C and D। तो इसके ऊपर मुझे एक एग्जाम्पल भी नहीं मिला, मुझे एक भी एग्जाम्पल नहीं मिला कोर के अंदर, वरना मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखा देता, लेकिन मुझे एक एग्जाम्पल मिला नहीं उसके अंदर। सो दिस विल बी एक्चुअली प्रैक्टिस इन द क्वेश्चंस। अगर उसके ऊपर कोई सम आता है, इसके ऊपर सम्स आने की ज़्यादा संभावनाएं जो होती है वो कमी होती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थियोरेटिकल है, सब चीज़ पॉइंट वाइज दिया हुआ है इसमें, ओके। सो दे मे टेस्ट यू, बट थियोरेटिकल है तो क्या हुआ तभी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन L2 एग्जाम एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, वो आपको टिक करके कहीं से भी दे सकता है। तो गाइज यू कैन नाउ स्टडी फ्रॉम दिस। So I hope guys you like this video. So if you like this video, please click the like button, please subscribe to my channel, and please उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच।